वीर्स अमेरिका और ईरान की इस जंग ने पूरी दुनिया की माशी सिस्टम को हिलाकर रख दिया है और इसमें सबसे बड़े सफरर हम जैसे ममालिक हैं। यहां सवाल यह पैदा होता है कि अगर इस जंग के बाद मुस्तकबिल में दोबारा कोई बड़ा क्राइसिस इमर्ज होता है जहां पर बड़ी बड़ी फाइनेंशियल मार्केट्स तक कोलैप्स होने का खतरा होगा, तो क्या पाकिस्तान उस क्राइसिस को सर्वाइव कर सकेगा? डॉक्टर इशरत हुसैन, जो कि एक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, वो लिखते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये वक्त आ चुका है कि हम अपनी इकोनॉमी को शॉक एब्जॉर्बर बनाएं और इसके लिए जरूरी है कि हम कुछ इकोनॉमिक बफर्स क्रिएट करें। वीयर्स, पास्ट में इस खित्ते में जब भी क्राइसिस खड़ी हुए हैं, हम अपनी जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को कुछ टेम्परेरी और शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट्स की वजह से कंप्रोमाइज करते आए हैं। हमें हमेशा से रेंटियर स्टेट के तौर पर देखा जाता रहा है, लेकिन इस टाइम जरूरत है कि हम अपने लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए अपनी इकोनॉमी को रेजिलिएंट और सेल्फ रिलायंट बनाएं। अमेरिका और ईरान की इस जंग ने पाकिस्तान के लिए दो बड़ी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान ने मीडिएशन का रोल प्ले करते हुए मशरिक वस्ता में अपनी एक गुडविल क्रिएट कर ली है। दूसरा ये कि इस दफा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में आईएमएफ ने गैर यकीनी तौर पर पाकिस्तान को फैसिलिटेट किया है और हम पर कोई सख्त कंडीशंस इंपोज नहीं की। इस चीज ने पाकिस्तान के लिए पॉलिसी स्पेस क्रिएट की है और ये वो वक्त है कि हम इस पॉलिसी स्पेस का फायदा उठाते हुए अपनी इकोनॉमी के कुछ फाउंडेशंस ऐसी बना लें जिससे एक लंबे अरसे तक हमारी मईशत अपने पांव पर खड़ी रह सके। इसी सिलसिले में यहां पर 4 इकोनॉमिक पिलर्स को देखते हैं जिसके ऊपर हमें अपनी मईशत को खड़ा करने की जरूरत है। सबसे पहला पिलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स सिक्योरिटी है। फॉरेन करेंसी रिजर्व्स किसी भी मुल्क की बैकबोन होते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर किसी शख्स के पास पैसे ही ना हो तो वो कोई भी चीज नहीं खरीद सकता। इसी तरह से अगर किसी मुल्क के पास फॉरेन करेंसी रिजर्व्स ना हो तो वो इंपोर्ट नहीं कर सकता। यही वजह है कि पाकिस्तान एक लंबे अरसे से दूसरे मुल्कों के ऊपर डिपेंडेंट होता आया है। हम आईएमएफ और दूसरे मुल्कों से कर्जे लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं होते। उसकी दो बुनियादी वजूहात ये हैं कि एक तो हम लंबे अरसे से तिजारती खसारे में फंसे हुए हैं और दूसरा हमारे मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का रुझान भी बहुत कम है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के फैक्ट्स के मुताबिक मौजूदा साल के पहले 9 महीनों में हमारा तिजारती खसारा 28 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के स्टैट्स के मुताबिक इन पहले 9 महीनों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में 33% कमी हमें देखने को मिलती है। यही वजह है कि पाकिस्तान के बड़े माशी मसाइल में से एक मसला फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का कम होना है। अब इसको बेहतर बनाने के लिए हमें इन्हीं दो फैक्टर्स के ऊपर काम करने की जरूरत है। वीर्स, अगर हम एक्सपोर्ट्स को बेहतर करने की बात करें तो सबसे पहला काम जो हमें करने की जरूरत है वो ये कि हम अपने एग्जिस्टिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स को मुल्कों के साथ रिवाइज करें। इसकी मिसाल ये कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसके मुताबिक दोनों ममालिक आपस में तिजारती मामलात चलाते हैं और हर साल तकरीबन पाकिस्तान चाइना से 20 से 21 अरब डॉलर्स की चीजें खरीदता है और चाइना को 2 से 2.5 अरब डॉलर की चीजें बेचता है। तो इस तरह से हम इस तिजारती मुआहदे की वजह से चाइना से 18-19 अरब डॉलर के खसारे में रहते हैं। दूसरा ये कि हम पिछले चंद अरसे से आसियान ममालिक के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उसको फास्ट ट्रैक करने की जरूरत है। तीसरा ये कि हम पिछले चंद सालों से 3 साला ट्रेड पॉलिसी बनाते हुए आ रहे हैं जिसे स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क कहते हैं। डॉक्टर इशरत हुसैन का मानना यह है कि हमें 3 साल की बजाय 5 साल की ट्रेड पॉलिसी बनानी चाहिए। ये बिजनेसमैन के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करती है, उसको यकीन दिलाती है कि पाकिस्तान की ट्रेड पॉलिसी में स्टेबिलिटी बरकरार रहेगी और वो इस तरह से अपनी एक्सपोर्ट्स की प्लानिंग कर सकता है। चौथा ये कि टैक्स और रेगुलेटरी अथॉरिटीज के आर्बिट्रेरी एक्शंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी बिजनेस कम्युनिटी के कॉन्फिडेंस को बहुत बुरी तरह से डिस्करेज करते हैं। व्यूअर्स, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमें इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपने सिक्योरिटी अपरेटर्स को बेहतर बनाने की जरूरत है। दूसरा ये कि हमें जीसीसी ममालिक के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज को जल्द अज जल्द फाइनलाइज करने की जरूरत है। तीसरा ये कि हम एक लंबे अरसे से शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स के ऊपर डिपेंड करते आए हैं। अब हमें मुल्कों से बात करनी चाहिए कि वो हमारे मुल्क में शॉर्ट टर्म डिपॉजिट ना रखवाएं, बल्कि उसकी जगह लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करें ताकि वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकें और एक बड़े लेवल पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। और इस हवाले से आखिरी ये कि जिस तरह से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इस टाइम पर ऑल टाइम हाई जा रहे हैं, हमें अमेरिकन मार्केट्स में ज्यादा से ज्यादा मार्केट एक्सेस हासिल करने की जरूरत है और अमेरिका को ये अर्ज करने की जरूरत है कि वो पाकिस्तान के खास तौर पे मिनरल और आईटी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करें। व्यूअर्स, दूसरा मसला एनर्जी सिक्योरिटी है और ये सबसे सेंसिटिव मसला है। पाकिस्तान अपनी 70% से ज्यादा बिजली ऑयल और गैस से बनाता है।
मौजूदा सूरत हाल में हमें यह रियलाइज करने की जरूरत है कि हमें अपने एनर्जी रिसोर्सेज को इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ लेकर जाना चाहिए। इस लिहाज से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट यह है कि पाकिस्तान में 88% हाउस होल्ड्स ने अपनी बिजली खुद पैदा करना शुरू कर दी है बिहाइंड द मीटरिंग सोलराइजेशन के कॉन्सेप्ट के तहत। आज छोटे छोटे घर सोलर प्लेट्स लगाकर अपनी बिजली खुद पैदा कर रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अननेसेसरी रेगुलेटरी बैरियर्स को खत्म करते हुए सोलराइजेशन के इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करे ताकि एक आम आदमी खुद बिजली जनरेट कर सके और उसकी रिलायंस आईपीपी बेस्ड बिजली से आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो सके। इसके साथ साथ एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंट्रोड्यूस होना और बहुत तेजी से एक्सपैंड होना है। इस लिहाज से पाकिस्तान की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तारीफ कुन साबित हुई है। लेकिन यहां पर एक वीकनेस जिस पे काम करने की जरूरत है वो ये कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। हमें तेजी से उसको एक्सपैंड करने की जरूरत है ताकि लोगों को हाईवेज और शहरों के अंदर चार्जिंग पॉइंट्स मुयसर हों और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मजीद से मजीद इंकरेज हो सके। व्यूअर्स, ये बात तो तय है कि इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एनर्जी ये एक लॉन्ग टर्म प्लान हो सकता है, शॉर्ट टर्म के अंदर इसको अचीव करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमें लोकल ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशंस को इनकरेज करना चाहिए, अपनी ऑयल रिफाइनरीज की कैपेसिटी को इन्हांस करना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स क्रिएट करने चाहिए ताकि अगर इन फ्यूचर इस तरह का कोई ऑयल क्राइसिस आता है तो ये रिजर्व्स एक बफर के तौर पर काम कर सकें। इनका इंपैक्ट पाकिस्तान में महंगाई के तौर पर ना देखने को मिले जिस तरह से आज लोग सफर कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस क्राइसिस से। तीसरा पिलर फूड एंड फर्टिलाइजर सिक्योरिटी है। व्यूअर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर पाकिस्तान के जीडीपी में 23% कंट्रीब्यूट करता है। मुल्क की 37% आबादी ज़राई सेक्टर के साथ मुंसलिक है और इस सेक्टर में जो मेन इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होता है वो फर्टिलाइजर है। हम खाद बाहर के मुल्कों से इंपोर्ट करते हैं और अब इस जंग लगने की वजह से, सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से जो इंपोर्टेड फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ी हैं, ये एक बहुत बड़ा बर्डन है एक किसान के ऊपर। इसीलिए हमें इनकरेज करना चाहिए कि किसान लोकल फर्टिलाइजर्स को, यूरिया, डीएपी को इस्तेमाल करे। उनकी क्वालिटी का मयार ना सिर्फ बेहतर है बल्कि वो इंपोर्टेड फर्टिलाइजर की निस्बत कीमत में बहुत सस्ती हैं। लेकिन एक मसला ये कि लोकल फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन के लिए जो गैस के ऊपर पाकिस्तान की डिपेंडेंस है, हमें उसको आहिस्ता आहिस्ता ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज पे शिफ्ट करना चाहिए। अभी इस क्राइसिस में मारी पेट्रोलियम जैसे ग्रुप्स ने गैस की शॉर्टेज को ओवरकम करके एक बहुत तारीफ कुन किरदार अदा किया है और हमारी फर्टिलाइजर प्रोडक्शन को जारी रखने में उनका एक बेहतरीन रोल है जिसे सराहा जाना चाहिए। व्यूअर्स, इसके साथ साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जो सीड इस्तेमाल हम करते हैं वो भी इंपोर्टेड है और इस जंग के बायस सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से वो सीड अवेलेबिलिटी भी मुतासिर हुई है। और इसके साथ साथ एक मसला ये भी है कि जो इंपोर्टेड सीड हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में यूज करते हैं वो हमारी लोकल एनवायरनमेंट को सूट नहीं करता, जिससे खास तौर पे कपास जैसी फसलें हम वो क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाते जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हो। इसीलिए पाकिस्तान को इंपोर्टेड सीड से अपनी डिपेंडेंस कम करके लोकल सीड्स के ऊपर होनी चाहिए और लोकल सीड प्रोडक्शन के लिए एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर्स का किरदार बहुत कलीदी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इनको फंडिंग करे और हर तरह की सपोर्ट देता कि पाकिस्तान की रिलायंस इंपोर्टेड सीड से खत्म हो सके और पाकिस्तान लोकल सीड प्रोड्यूस करके एक बेस्ट क्वालिटी की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर सके। इसके साथ साथ व्यूअर्स, अगर हम वीट पॉलिसी की बात करें तो पिछले साल गवर्नमेंट ने डीरेगुलाइजेशन की पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाकर मार्केट में एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी थी। तो यहां पर गवर्नमेंट के लिए जरूरी है कि एक स्टेबल वीट पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई जाए जिसमें गवर्नमेंट का एक अहम किरदार हो। और इसके साथ साथ खास तौर पे पाकिस्तान को 6 मिलियन टन के स्ट्रेटेजिक वीट रिजर्व्स को मेंटेन करना बहुत जरूरी है कि किसी भी किस्म के क्राइसिस की सूरत में हमारे पास वीट शॉर्टेज ना हो सके और हमें किसी बड़े फूड क्राइसिस का सामना ना करना पड़े। व्यूअर्स, चौथा और आखिरी पिलर सोशल प्रोटेक्शन है, यानी एक आम आदमी को सपोर्ट करना। इस जंग के बाद जिस तरह से तेल की कीमतें बढ़ी हैं उसने एक आम आदमी का गुजारा करना बहुत मुश्किल कर दिया है। इस तरह के इकोनॉमिक शॉक्स जब इन्फ्लेशन क्रिएट करते हैं उससे एक पूरे का पूरा सोशल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। इस टाइम पर गवर्नमेंट के अपने कॉन्स्टेंट्स हैं और वो अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडीज अफोर्ड नहीं कर सकती। इसीलिए हमें टारगेटेड सब्सिडीज देने की जरूरत है। इन्फ्लेशन को देखते हुए अपने कैश ट्रांसफर्स को एडजस्ट करने की जरूरत है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक्सपैंड करने की जरूरत है ताकि शॉर्ट टर्म में जो हमारे लोअर स्ट्रेटास हैं उनको सपोर्ट किया जा सके। व्यूअर्स, इस पूरे क्राइसिस में प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का भी एक बड़ा कलीदी किरदार होना चाहिए कि वो एक आम आदमी को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करें, हेल्थ कार्ड प्रोग्राम को एक्सपैंड किया जाए और किसान को सपोर्ट करने के लिए, उसको फ्यूल सब्सिडी देने के लिए किसान कार्ड लॉन्च करने की जरूरत है ताकि फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस पूरी सोसाइटी को इस क्राइसिस के अंदर बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके। व्यूअर्स, इन 4 इकोनॉमिक पिलर्स को हम इकोनॉमिक बफर्स भी कह सकते हैं और इनको फौरी तौर पर बिल्ड करना पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है।
पिछले चंद सालों से इन पिलर्स पे गवर्नमेंट काम भी करती आई है और इस हवाले से उड़ान पाकिस्तान इनिशिएटिव लिया गया था, जो कि अभी अपने इनिशियल फेज में है। इस पूरे क्राइसिस में जो पॉलिसी स्पेस पाकिस्तान को मिली है, ये एक रेयर मौका है जिससे पाकिस्तान फायदा उठाकर अपने पांव पर खड़ा हो सकता है। अब देखना यह है कि इन पिलर्स को आने वाले दौर में किस तरह से इनिशिएट किया जाता है और सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करके पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में अपने पांव पर खड़ा किया जा सकता है। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मेरी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें कि क्या इन पिलर्स पर काम करके हम अपनी IMF से जान छुड़वा सकते हैं या पाकिस्तान एक लंबे अरसे तक इस विशियस डेट साइकिल में फंसा रहेगा। बहुत शुक्रिया।